मेरा नाम त्रिभुवन है। मैं उदयपुर में संपादक हूं और पिछले 35 वर्ष से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। बेसिकली मैं एक रिपोर्टर हूं। मेरा ये कहना है कि कोरोना के समय का यह जो काल है, इसमें अखबारों की जो भूमिका है उस पे कई तरह के प्रश्न खड़े हुए। लेकिन जिस तरह से कोरोना से पहले सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा और वो लोग उस पे बहुत निर्भर हो गए, उन्हें एक बार फिर से विश्वसनीय समाचारों के लिए अखबारों की तरफ लौटना पड़ा है। विशेषकर जब भी आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास जो जानकारियां आती हैं वे संदिग्ध होती हैं और वो जानकारी दी किसने है इसका किसी को पता नहीं होता है। हालांकि अब ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि सोशल मीडिया के जो विभिन्न चैनल्स हैं या एप्स हैं वो अपने स्तर पे ये प्रयास कर रही हैं कि वो उसका सोर्स बताएं, सूत्र बताएं कि ये जनरेट कहां से हुई। लेकिन आप मान के चलिए कि अखबार की जो भारत में बहुत पुरानी परंपरा है और जो छपे शब्द की परंपरा है, उस पे जो विश्वास की परंपरा है, वो आपको सही खबर दिलाता है। इस कोरोना के समय में मैंने एक चीज बहुत शिद्दत से महसूस की है कि जिस समय शुरू में कुछ दिन अखबार नहीं बटे तो मेरे पास इतने लोगों के फोन आए कि हम अखबार में पढ़ना चाहते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। और उस समय और ज्यादा मुझे प्रसन्नता भी हुई और एक अच्छा भी लगा कि जब विशेषकर प्रशासन और जो चिकित्सा विभाग के लोग थे उन्होंने कहा कि बहुत अफवाहें फैल रही हैं और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बेलगाम माध्यम है। वो एक चौराहा है, चौराहे पे खड़ा होकर के कोई भी किसी को कुछ बोल सकता है, लेकिन उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। लेकिन अखबार एक बहुत जिम्मेदार माध्यम है। अखबार में अगर कोई जानकारी गलत आती है तो उसका एक उत्तरदायित्व है। लेकिन व्हाट्सएप पे अगर कोई जानकारी आ गई या फेसबुक पे कोई गलत जानकारी आ गई या ट्विटर पे आ गई तो उसका उत्तरदायित्व शायद बहुत कम प्रतिशत है, क्योंकि उसको आपको व्यक्तिगत रूप से कहीं ले जाना पड़ता है और उनकी कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं है। जबकि हर अखबार का जो संपादक होता है उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका ये उत्तरदायित्व है कि उसके अखबार में कोई भी चीज गलत नहीं जाए। और दूसरा क्या है कि जो भारत में, और वो भले देश की राजधानी दिल्ली हो या आर्थिक राजधानी मुंबई हो या कोलकाता हो या चेन्नई हो, वो भले उदयपुर का कोई हिस्सा हो, अखबार की एक संस्कृति है, उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति समझना है कि मुझे जब कोई सूचना देनी है तो मुझे उसका सोर्स साथ में बताना पड़ेगा। अगर मुझे ऑल इंडिया रेडियो उदयपुर कोई बात कह रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा कि इस संस्थान के फला व्यक्ति ने मुझे ऐसा ऐसा बताया है। या मुझे पेंटिंग पर कोई बात करनी है, भले मैं वो एक फीचर लिख रहा हूं, फीचरिस्टिक बात है, मैं उसमें कुछ भी कर सकता हूं, कुछ लिख सकता हूं, लेकिन फिर भी अखबार में यह है कि मैं शैल चोयल जी से मिलूंगा और मैं इनकी बात करूंगा, मैं इनको बताऊंगा। या अगर मैं जयपुर में हूं तो मैं किसी अधिकारी के माध्यम से वो बात बताऊंगा। तो जो ये उसके जो सूत्र की जो विश्वसनीयता है वो बहुत बड़ी है। और मुझे लगता है कि जो शब्द का एक सत्ता थी या शब्द का जो एक सच के प्रति एक आग्रह था वो इस समय में लौटा है। और आप ये देखिए कि इस समय कितने ही बड़े बड़े लोग, कुछ प्रोफेसर्स गिरफ्तार हुए हैं, कुछ ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जो अपने आप को बहुत बड़े नामी मान रहे थे, लेकिन उन्होंने जब कोई टिप्पणी की पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि उनको पता नहीं है। इसलिए अखबार और पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है, ये एक बाकायदा संस्कारवान और एक बहुत अभ्यास का व्यवसाय है। तो वही व्यक्ति एक सच्चाई जान सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता। जी, यहाँ एक माध्यम का प्रश्न और पूछूंगा। जैसे शुरू में अफवाहें थी कि अखबार जो है वो उसके साथ भी वायरस आ सकता है, तो बहुत सारे लोगों ने डर से अखबार नहीं भी लिया। अभी भी कुछ लोग जो हैं वो धूप में रखते हैं, फिर पढ़ते हैं, कुछ सोचते हैं। ये बताएं कि क्या अखबार छपा हुआ जो आपके घर आ रहा है ये इसी स्वरूप में क्या आगे बढ़ पाएगा, या आपको लगता है ये भी इलेक्ट्रॉनिक जरिए में जाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप देखिए कि अगर एक बार आप थोड़ा सा अगर हम छोड़ दें अखबार की बात को, हम किताब पे आते हैं। किताब के लिए आपके पास कितनी तरह के डिजिटल माध्यम है, लेकिन जो पढ़ने वाले लोग हैं वो डिजिटल नहीं पढ़ पाते। आप एक खास बात मैं आपको बहुत मतलब एक वैज्ञानिक जो अनुभव की बात है या बहुत सारे अच्छे लोगों ने कही है, मैं वो बता रहा हूं कि आप जब पुस्तक पढ़ते हैं तो आपके मस्तिष्क में एक कल्पनाशीलता चलती है, लेकिन जब आप डिजिटल फॉर्म में उसको पढ़ते हैं तो वो कल्पनाशीलता बंद हो जाती है।
इसलिए जो किताब पढ़ने का सौंदर्य है, उसका जो किताब पढ़ने के आनंद की जो अनुभूति है, वो जो हमें कल्पनाशीलता देती है, वो जो एक रिक्रिएट कर करके और एक नया क्रिएशन लाती है, वो बंद हो जाता है। इसलिए जो डिजिटल माध्यम है, जब हम अखबार को डिजिटल फॉर्म में हो सकता है पढ़ें और बहुत सारे लोग पढ़ने लग जाएं, लेकिन आप ये देखिए कि अखबार जब आपके हाथ में होगा, वो एक फैला हुआ एक आपके सामने है, उसके एक हेडिंग है, उसकी एक अखबार की अपनी एक गंध है, तो वो जो आपको वो अखबार की गंध नहीं है, वो एक सच की गंध है। तो आप देखिए कि वो आपको कहीं और ले जाती है, उसका अपना एक रंग है, उसका अपना एक नूर है। तो वो अब जैसे आप ऐसे कल बात करेंगे कि पेंटिंग हमें जो है हम डिजिटल फॉर्म में ले लेंगे। अरे तो पेंटिंग आप कैसे ले सकते हो आप डिजिटल फॉर्म में, क्योंकि उसका डिजिटल फॉर्म नहीं हो सकता। अब आप हर चीज आप डिजिटल फॉर्म में, अब मनुष्य का भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उसकी सोच का भी हो रहा है, तो वो आप देख रहे हैं कि उसके खतरे कितने हैं और उसकी सीमाएं कितनी हैं। इसलिए जो फॉर्मेट्स मूल रूप में हैं, पेड़ का कोई डिजिटल फॉर्म हो सकता है क्या? नदी का कोई डिजिटल फॉर्म हो सकता है क्या? कोई चंद्रमा का कोई डिजिटल फॉर्म हो सकता है? आप देखिए कि बहुत बार मनुष्य की सोच पर इतना मतलब असर पड़ता है कि वो भूल जाता है कि क्या कह रहा है, लॉजिकली नहीं सोच पाता, तर्क से, विवेक से नहीं सोच पाता, वो कम हो जाता है। कैसे कि जैसे बहुत लोग हमारे पास आते हैं, उन्होंने कहा साहब आजकल चील खत्म हो गई है, क्योंकि वो चील देख नहीं पा रहे हैं। तो मैंने कहा शायद सितारे भी खत्म हो गए इस तर्क से। तो हुए क्या बात है? अरे बात यह है कि आप नहीं देख पा रहे हो, अरे तो आप शहर में बंद हो गए, आपने अपने आप को किसी और फॉर्मेट में बंद कर लिया है। असल में आप उस अपने कैद खाने से निकलिए बाहर। जब आप अपने उस कैद खाने से बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी।